मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काईमेट वेदर में। तो अब जो हो रहा है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आने लगे हैं, यानी कि जो बारिश होती है, अगर देखा जाए तो सर्दियों में जो बारिश होती है या हिमपात होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होता है। ये मैं अलग अलग वेदर सिस्टम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस वेदर सिस्टम के प्रभाव से किस इलाके में कैसी बारिश होती है। तो ये अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, जो मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं जो काफी यूरोप के पास है, वहां से जब बादल उठते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, यानी पश्चिम से आते हैं, इसीलिए उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं या पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये जब बीच में कोई भी ऐसा मतलब बड़ा पर्वत नहीं है या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो इनको रोक पाए, तो क्या वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो जब ये इनको सबको क्रॉस करके जब पश्चिमी हिमालयी पहाड़ों पर पहुँचते हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो इनको रुकावट मिलती है। तो ये यहाँ पर हिमपात देते हैं, यानी बर्फबारी देते हैं, स्नोफॉल, और उसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है उत्तर भारत पर। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है वो सर्दियों की जो बारिश होती है, जो हम देखते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हुई थी, और नवंबर दिसंबर में बहुत कम हुई थी इस बार। ये कैसे बाद होते हैं, बीच बीच में एक्सेप्शन होते हैं, तो ये इसलिए होता है। अब ये देखिए बादल आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान के जो उत्तरी भागों में, और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन सारे इलाकों में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नया पहुंच चुका है जो आज रात को प्रभावित करना शुरू कर देगा इन इलाकों को। और उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 8 की रात को या 9 तारीख को पहुंचेगा, यानी एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। तो ये पश्चिमी विक्षोभ और इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सर्दियों में बारिश देते हैं उत्तर भारत में, कभी कभी मध्य भारत तक भी बारिश हो जाती है, और पहाड़ों पर स्नोफॉल देते हैं। इस बार हमने देखा था जैसे राजस्थान में ओले गिरे थे और ये सब बारिश हुई थी, तो क्या होता है कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ एक ट्रफ रेखा भी बन जाती है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और वहां से कोई ट्रफ इस तरह से बन जाती है, तो हवाएं इस तरह से जब घूमती हैं, नमी लेकर के आती हैं, और दोनों सागरों से जैसे इस तरह से नमी लाई थी, तो तब क्या होता है कि राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश और इन सभी इलाकों में, गुजरात वगैरह में भी बारिश हो जाती है। ये इस सीजन की बात है। जब मानसून आता है तो मानसून कैसे आता है कि जो ITCZ होती है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जो दक्षिण गोलार्ध से इक्वेटर को क्रॉस करके जब उत्तर में आती है तो ट्रेड विंड के साथ साथ वो इस तरह से आगे की तरफ जाती है, हवाएं इस तरह घूमती हैं और मेडागास्कर के पास से होकर के इस तरह से घूमती है, यानी कि ये इस तरह से आती है हवाएं और मेडागास्कर के पास से ऐसे घूमते हुए ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। यानी ITCZ जब ऊपर की तरफ आती है तो 1 जून को मानसून पहुंच जाता है, जो नॉर्मल डेट है केरल पर, और उसके बाद मानसून की बारिश 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है पूरे भारत में। इस तरह से मानसून जाता है। पहले हवाएं ये अरब सागर से नमी लेती हैं, फिर जब भारत को क्रॉस करती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के इस तरह घूमती हैं ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, और पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है। तो वो बारिश होती है मानसून के कारण। और बीच में अब जब ये जो अब देखेंगे फरवरी मार्च में क्या होता है कि वेदर काफी ड्राई हो जाता है और वेदर एक्टिविटी लगभग समाप्ति हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो वेदर सिस्टम है ये तो वीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो वार्मिंग होती है तो अप्रैल, मई, जून में साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं, समुद्री तूफान बनने लग जाते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और अरब सागर में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो बनते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए रिकर्व करते हैं कभी कभी, तो ये क्या करते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हैं। और जब ये रिकर्वेचर होता है इनका, यानी कि इस तरह से जब ये जाते हैं, जैसे इधर से आया और इधर से घुमा, तो कभी यहाँ पर पहुंचता है यानी पश्चिम बंगाल पे पहुंचता है, और कभी बांग्लादेश और ये म्यांमार की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरह से रिकर्व करते हैं। और जब दिसंबर में इसके बाद फिर जो मानसून आ जाता है, मानसून के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर से सीजन आ जाता है साइक्लोन का। और उस समय जो साइक्लोन बनते हैं वो नवंबर में जो बनते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिसंबर में आते आते वो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। यानी अक्टूबर, नवंबर में मिड ये बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और उनका असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, म्यांमार वगैरह में और बांग्लादेश में दिखाई देता है। दिसंबर में जो बनते हैं वो और साउथ में आ जाते हैं, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हैं। और उसी तरह से अरब सागर में जो तूफान बनते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, ये अमन और ओमान और यमन की तरफ जाते हैं, और कभी कभी उनमें से यानी कि 10 में से 1 या 2 इस तरह से रिकर्व कर जाते हैं, जो गुजरात या महाराष्ट्र
कभी कभी महाराष्ट्र और कभी कभी ये कराची की तरफ इस तरह से चले जाते हैं। तो ये इनका ट्रैक होता है और उसके बाद फिर से विंटर रेन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मौसम चेंज होता रहता है और बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहती हैं। और मानसून में भी जैसे हमने बात की थी कि अलग अलग फैक्टर होते हैं। लानीना जब होता है तो यानी पिछले 3 साल से लानीना था, मानसून अच्छा होता है। अल नीनो जब आता है तो मानसून कमजोर हो जाता है। और लेकिन एक और फैक्टर मैंने बताया था कि इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव हो जाता है तो मानसून को मदद करता है, नेगेटिव होता है तो और ज्यादा उसको खराब करता है। तो इस बार अल नीनो के चांस बन रहे हैं, यानी कि मानसून खराब होने के चांसेस है। लेकिन पॉजिटिव अगर आईओडी होता है, इंडियन ओशन डायपोल होता है तो मानसून को अच्छा कर देगा। तो ये देखने वाली बात है, इस पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, नजर रखे हुए हैं और आपको इसके बारे में मैं बताता रहूंगा। तो ये एक जनरल आइडिया था कि किस तरह से बारिश वगैरह होती है, किस क्या क्या सीजन होते हैं, कहाँ और किस इलाके में कब बारिश होती है। तो जो प्री मानसून एक्टिविटी आती है वो रह गया बीच में कि जब ये जो बारिश के बाद क्या होता है कि मार्च, अप्रैल और मई में प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो जाती है, जिसको धूल भरी आंधी वगैरह जो उत्तर भारत में चलती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली वगैरह में, तो ये धूल भरी आंधी आती है, गरज चमक के साथ बौछारें होती है, ओले गिरते हैं। तो ये अप्रैल और मई में ज्यादा होता है और जून में आते आते जब मानसून आ जाता है तो इनकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। और यही जब ये पूर्वी भारत में होते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो छोटा नागपुर की हिल्स है, इसमें जब ये होती है वेदर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। और काल वैसाखी कहते हैं इसको, हिंदी में, नॉर्वेस्टर्न इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम होते हैं। तो अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है जो बारिश देगा ये पूरे पहाड़ों पर और हिमपात भी देगा, लेकिन उत्तराखंड में इसका असर बहुत कम दिखाई देगा। इसके बाद ये 5 और 6 तारीख की बात है और उसके बाद जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो 9 तारीख को पहुंचेगा। 9, 10, 11 को एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश और हिमपात देगा। उस समय उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल वगैरह हो सकता है। लेकिन जो उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे इलाके अभी शुष्क रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो mid-20s में है, यानी कि माफ कीजिएगा 23 से 25 के आसपास बने हुए हैं। 24, 25, 26 के आसपास बने हैं और ये 26, 27 तक ही रहेंगे, 28 तक भी जा सकते हैं। यानी कि जो फरवरी का पहला पखवाड़ा है, 15 फरवरी तक 30 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना यहाँ नजर नहीं आ रही है और मिनिमम टेम्परेचर डबल डिजिट में रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मौसम साफ रहेगा और जो दिन है हल्का गर्म रहेगा, रात और सुबह का मौसम सुहावना रहेगा। दिन में भी बहुत ज्यादा गर्मी अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ट्रांजिशन फेस है, सर्दी से हम धीरे धीरे प्री मानसून की तरफ आ रहे हैं। और उसी तरह से पूर्वी भारत में भी जो टेम्परेचर है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ इलाकों में ये कुछ पहले ही, यानी 15 तारीख से पहले 30 डिग्री को भी छू सकते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। ये पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत की बात करें तो अगर दक्षिणी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के जो मध्य और दक्षिणी भाग हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सारे इलाकों में ऑलरेडी 30 डिग्री के ऊपर तापमान चले गए हैं। अब ये mid-30s में पहुंच जाएंगे। गुजरात में तो mid-30s में पहुंच चुके हैं और उसी तरह महाराष्ट्र में भी mid-30s में आ जाएंगे और विदर्भ, मराठवाड़ा और जो छत्तीसगढ़ है इस इलाके में भी, यानी कि 32, 33, 34 डिग्री के बीच में तापमान रहेंगे। दिन अब गर्म होने लग गए हैं इस इलाके में, लेकिन रात और जो मौसम जो मिनिमम टेम्परेचर अभी भी थोड़े से कंफर्टेबल बने रहेंगे। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अभी फिलहाल कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। एक तरफ दिखाई दे रही है लेकिन इसमें कोई ज्यादा मॉइस्चर फील्ड दिखाई नहीं दे रहा। ये कर्नाटक से लेकर के केरल तक आ रही है। और ये जो वेदर सिस्टम बने हुए थे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनके वो भी कमजोर हो गया है जो कॉमन एरिया में था। तो अब तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में और दक्षिणी केरल में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लक्षद्वीप भी साफ रहेगा, ऑलमोस्ट क्लियर वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप है वहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन अगले 2 दिनों के दौरान होगी, फिर मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। यानी कि अब जो पूरा भारत है वो सूखा मौसम देखेगा, केवल पहाड़ों पर हिमपात होगा। दक्षिण भारत में बहुत हल्की बारिश होगी, अंडमान में भी छोटी मोटी बारिश हो सकती है। अरुणाचल में बहुत छिटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।